लर्नर्स, आज इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैम्ब्रिज इक्वेशन, यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की कैम्ब्रिज वर्जन को हम आज स्टडी करेंगे। तो मैं मंजू शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा वो है कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसे कैश बैलेंस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कैम्ब्रिज वर्जन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, इसे बेसिकली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों ने डेवलप किया था 1920 के दशक में। और ये अर्थशास्त्री हैं एल्फ्रेड मार्शल, AC पिगू, रॉबर्टसन, हार्ट्रे एंड केन्स। तो जो कैश बैलेंस इक्वेशन है इसे ट्रांजैक्शन इक्वेशन, जो कि फिशर की इक्वेशन है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की जो फिशर्स इक्वेशन है ट्रांजैक्शन इक्वेशन, उस इक्वेशन के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट के रूप में देखा गया है कि ये उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। क्यों इम्प्रूव्ड वर्जन कहा गया है इसे? क्योंकि कैम्ब्रिज जो इक्वेशन है वो मनी के 2 फीचर्स को कंसिडर करती है। वो फीचर्स कौन से हैं? 1, मनी इज सिटिंग एंड मनी ऑन विंग्स। जहाँ तक मनी ऑन विंग्स का मतलब है, इसका मतलब है मनी को जब हम खर्च करते हैं फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस तो इट गोज अवे, यानी कि ये उड़ जाती है एक तरह से, मनी ऑन विंग्स यानी ख़त्म हो जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। वेयर एज मनी इज सिटिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर मनी के स्टोर वैल्यू फंक्शन को लिया गया है कि हमने कुछ समय के लिए मनी को क्या कर लिया है, संचय कर लिया, अपने पास नगद रूप में रख लिया है, तो ये स्टोर वैल्यू फंक्शन है। तो इस तरह से ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? क्योंकि जो फिशर की इक्वेशन है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन इक्वेशन है, उसके अंदर मनी की केवल ट्रांजैक्शन पर्पस को लिया गया था, यानी लेन देन के लिए ही मनी का इस्तेमाल होता है, मुद्रा का, जबकि यहाँ पर स्टोर वैल्यू फंक्शन को भी लिया गया है। इसलिए इसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का इम्प्रूव्ड वर्जन माना गया है। अब बात करते हैं कि कैश बैलेंस का मतलब क्या है, जो कि इस इक्वेशन का नाम है कैश बैलेंस इक्वेशन। मतलब क्या है? ये थ्योरी जो है, इसमें अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि लोग अपने पास कुछ ना कुछ जो धन है, जो मनी है, उसे कैश बैलेंस की फॉर्म में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ का सामना करने के लिए, उन अनिश्चितताओं में अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखने के लिए कि भविष्य में हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए अपने पास कुछ ना कुछ कैश बैलेंस की फॉर्म में रखते हैं। सो दिस अमाउंट ऑफ मनी कैप्ट इन फॉर्म ऑफ कैश इज नोन एज मनी डिमांड। तो जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने वही अमाउंट जिसको हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए अपने पास नगद रूप में रखते हैं, उसी अमाउंट को क्या कहा है? मनी डिमांड कहा है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस जो हैं वो नेशनल इनकम का केवल एक पार्ट होते हैं। इट इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ नेशनल इनकम, यानी मनी डिमांड इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ नेशनल इनकम। जो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कैश बैलेंस इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है, क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का नाम जुड़ा हुआ है कैश बैलेंस इक्वेशन से। तो अलग अलग अर्थशास्त्री में सबसे पहले हम इन सभी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं मार्शल की। मार्शल ने इस इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया? तो मार्शल कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो अपने पास जितनी उनकी इनकम है उसके कुछ पार्ट को, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दैट इनकम, कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उस इक्वेशन को लिखा है मार्शल ने, M इज इक्वल टू KY, वेयर M इज क्वांटिटी ऑफ मनी, K इज फ्रैक्शन ऑफ मनी पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस। K क्या है? जो हमारी Y यानी कि मॉनेटरी इनकम है, उसका वो पार्ट जिसे लोग अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। ये वाला जो पार्ट है KY जो है, ये बेसिकली किसको दिखा रहा है? मनी डिमांड को। क्यों? क्योंकि M क्या है? टोटल मनी, यानी कि उसके पास मॉनेटरी इनकम कितनी है, और K क्या है? उस मनी का वो पार्ट जिसे वो अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहता है। और इसी को ही जो अर्थशास्त्री हैं, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या कहा है? मनी डिमांड कहा है। ओके,
चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो मनी इनकम क्या है? मनी इनकम हम इसी इक्वेशन को जो इक्वेशन है m इज इक्वल टू के वाई, इसी को हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। y हमारा क्या होता है, यानी जो मॉनेटरी इनकम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। तो यानी y इज इक्वल टू प्राइस P, आउटपुट को हम अगर O से डिनोट करते हैं तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? m के वाई है, तो m इज इक्वल टू यहाँ पर हमने y की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया? PO, तो KPO आ गया। यहाँ से P आपका क्या आ गया? m डिवाइड बाई KO, यानी कि P को हमने रखा इसी साइड पर और KO को ले गए इक्वल की दूसरी साइड पर, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? m डिवाइड बाई KO। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है हमारी, ये क्या शो कर रही है कि जो P यानी कि प्राइस लेवल, कीमत स्तर, जो कीमत स्तर है उसका M यानी कि मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट है एंड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, और अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज होगी तो प्राइस लेवल भी डिक्रीज होगा। जबकि K के साथ कैसा रिलेशन है? K क्योंकि कहाँ पर है? बटे में है, डिनोमिनेटर में है, तो P का यानी प्राइस लेवल का K मतलब कितना पार्ट हम अपने पास कैश फॉर्म में रखने चाहते हैं, उसके साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, और जो है अगर यानी कि K अगर बढ़ेगा तो P कम हो जाएगा, और अगर K कम होगा तो P बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं पीगू की इक्वेशन की। पीगू असल में वो पहले कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले कैश बैलेंस इक्वेशन प्रेजेंट की थी, यानी कि जो थ्योरी है उसे एक इक्वेशन की फॉर्म में कैश बैलेंस इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट किया था। तो वो पहले अर्थशास्त्री पीगू हैं। तो पीगू की जो इक्वेशन है वो क्या है? P इज इक्वल टू के आर डिवाइड बाई एम। यहाँ पर जो M है वो है क्वांटिटी ऑफ मनी, R है टोटल रियल इनकम, यानी कि पिछली इक्वेशन में जहाँ पर मॉनेटरी इनकम को लिया गया था, यहाँ पर उसकी जगह पर किसको लिया गया है? रियल इनकम को लिया गया है। K वही चीज़ है, द पार्ट ऑफ रियल इनकम विच पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस, यानी कि रियल इनकम का वो पार्ट जिसे लोग अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। और P यहाँ पर क्या है? वैल्यू ऑफ मनी। तो मार्शल की इक्वेशन से यहाँ पर रिवर्स है। मार्शल की इक्वेशन में P को लिया गया था प्राइस लेवल, जबकि यहाँ पर P है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी प्राइस लेवल का रिवर्स यानी इनवर्स होती है। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को एक्सटेंडेड वर्जन भी पीगू ने प्रेजेंट किया है इसी इक्वेशन का, जहाँ पर पीगू कहता है कि सारी मनी जो है लोग अपने पास नगद रूप में ही नहीं रखते हैं बल्कि कुछ बैंक में भी रखते हैं। ठीक है, यानी बैंक वाले पार्ट को भी इसने शामिल कर लिया है। तो तब ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई? P इज इक्वल टू के आर डिवाइड बाई एम, दैट इज सेम। अब इसने जो R है रियल इनकम उसके कुछ पार्ट कर दिए, C प्लस H इंटू 1 माइनस C। C क्या है? द पार्ट ऑफ मनी विच पीपल कैप्ट और कीप इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, यानी कि जितनी मनी है, जितनी उनके पास इनकम है, उसका कितना पार्ट लोग अपने पास करेंसी यानी कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं। और 1 माइनस C क्या है? द पार्ट ऑफ मनी पीपल कीप इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि हमारे पास जितनी मनी है उसका कितना पार्ट हम बैंक डिपॉजिट्स में रखते हैं, बैंक में रखना पसंद करते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, यानी कि एक व्यक्ति के पास जितनी इनकम है उसका एक पार्ट वो अपने पास रखता है कैश फॉर्म में, और एक पार्ट कहाँ रखता है? बैंक्स के अंदर रखता है, किसकी फॉर्म में? जमा की फॉर्म में। ठीक है, तो लेकिन अब देखो जो बैंक के अंदर जमा हो गया, एक व्यक्ति ने कुछ पार्ट अपने पास रख लिया कैश फॉर्म में, बाकी के अपनी आय को क्या कर दिया? बैंक के अंदर जमा करा दिया। लेकिन बैंक क्या करते हैं? बैंक में जो डिपॉजिट्स आते हैं बैंक उसको क्या करता है? आगे लोन दे देता है, लोन प्रोवाइड कर देता है। पर बैंक भी क्या करता है? जितना बैंक के पास जमा जाता है बैंक उस सारे के सारे को लोन नहीं देता है, बल्कि वो भी क्या करता है?
उसके कुछ पार्ट को अपने पास कैश फॉर्म में रख लेता है, सो दैट कि अगर कोई मांगने जाए कि हमें हमारा कैश निकलवाना है, जो हमने जमा करवाया था वो हमें निकलवाना है, तो वो उसको दे सके। इसलिए वो भी उस डिपॉजिट का, जो डिमांड डिपॉजिट्स उसके पास आए हैं, उसका कुछ पार्ट अपने पास कैश फॉर्म में रखता है। तो बैंक ने भी अपने जमा का जितना पार्ट अपने पास कैश फॉर्म में रखा, वो क्या है, डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस। तो डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस के दो पार्ट हो गए, एक जो लोगों ने अपने पास रखा कैश फॉर्म में, एक जो बैंक ने अपने पास रखा कैश फॉर्म में। इसीलिए एच क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, द पार्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स विच बैंक्स कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, जैसे कैश रिजर्व रेशो होती है, ठीक है, तो लिक्विडिटी रिजर्व रेशो होती है, SLR होती है, कि बैंक के पास जितना जमा गया उसका कुछ परसेंट उन्होंने अपने पास नकद रूप में रखा। तो एक तरह से ये उसी चीज़ को शो कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये इक्वेशन क्या हो गई इसकी, इस वाले इक्वेशन को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया है कि किस तरीके से ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, जो C है, ये अपने पास नगद रूप में रखा, और H इंटू 1 माइनस C जो कि बैंक के पास जमा हुआ था और बैंक ने अपने पास किसके रूप में रखा, कैश की फॉर्म में रखा। तो P हमारा इसके बराबर आ गया। यहाँ पर भी जो रिलेशन है वो कैसा है, P, इसी रिलेशन को P गुने एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है। हम इस इक्वेशन में भी देखें कि जो P है, P यानी वैल्यू ऑफ मनी, देखिए वैल्यू ऑफ मनी है, तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी भी कहाँ आ रहा है, बटे में आ रहा है। तो जहाँ मार्शल की इक्वेशन में P ऊपर था तो M भी ऊपर था, तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि P जो, क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी है तो M कहाँ है, बटे में है। तो जो P है यानी वैल्यू ऑफ मनी है, वो क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की पूर्ति कितनी है इकोनॉमी में, उसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी रिलेशन, चाहे इक्वेशन किसी भी तरीके से, रिलेशन वही है कि प्राइस इज इन्वर्सली वैल्यू ऑफ मनी इज इन्वर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी ऑफ मनी। तो इसी सेम रिलेशन को P गुने अपनी इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमने इस डायग्राम में x एक्सिस पर लिया है क्वांटिटी ऑफ मनी को, y एक्सिस पर लिया है वैल्यू ऑफ मनी को। P यहाँ पर प्राइस लेवल नहीं, वैल्यू ऑफ मनी को दिखा रही है। और ये जो कर्व है m इज इक्वल टू f ऑफ KR, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम अगर ये कह रहे हैं कि सपोज कीजिए कि शुरू में क्या है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो है M1, तो जब ये M1 आया इस तरीके से, ये इस कर्व को इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी क्या आ गई, P1। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी हमारी इससे आगे इंक्रीज करती है, सपोज कीजिए अगर M0 हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, देखो फिर अब ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, और ये प्राइस जो वैल्यू ऑफ मनी है वो P0, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इंक्रीज कर जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो इन्वर्स रिलेशन को दिखा रहा है। हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनिशियली मान लीजिए कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो M0 है, ठीक है, और इस पर जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कितनी है, P0 है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो गई, कहाँ आ गई, P0 से P2 पर आ गई, और इन्वर्स रिलेशन आ गया कि क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हुई, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इन द कॉन्ट्रेरी पार्ट हम कह सकते हैं कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है यानी कम हो जाती है, तो क्या हो गया है कि वैल्यू ऑफ मनी P0 से बढ़ करके कितनी हो गई है, P1 हो गई है। तो ये जो कर्व है ये क्या दिखा रहा है, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी। सो नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम, रॉबर्टसन की इक्वेशन। रॉबर्टसन की जो इक्वेशन है, रॉबर्टसन ने अपनी जो कैश बैलेंस इक्वेशन है वो फिशर की ट्रांजैक्शन इक्वेशन से काफ़ी मिलती जुलती है, बट थोड़ा सा उससे बेटर है। तो जो फिशर की रॉबर्टसन की इक्वेशन है वो है m इज इक्वल टू स्मॉल k TP, ठीक है। पिछले वाली इक्वेशन में कैपिटल K था, यहाँ पर जो है वो स्मॉल k है। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा हमारे पास, K और T को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो M के डिवाइड में आ जाएंगे, M डिवाइड बाई KT। यहाँ पर M क्वांटिटी ऑफ मनी है, T क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, एक तरह से जो टी, जहाँ अभी तक हम क्या ले रहे थे, टोटल इनकम को ले रहे थे, ये उस पार्ट को ले रहा है कि हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के अंदर हमने गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी क्वांटिटी को परचेज किया है, और क्योंकि प्राइस लेवल है तो उसकी क्या आ जाएगी कि कितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज को हमने परचेज किया है। ठीक है, मतलब कितना एक्सपेंडिचर हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पर, और या हम करेंगे। और जो के है वो क्या है, पार्ट ऑफ टी पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये क्या है, रॉबर्टसन ये मान रहे हैं कि जितना भी हमें एक निश्चित समय अवधि के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए खर्च करना है, उसका सारा ही पार्ट हम अपने पास हर टाइम नगद में लेकर के नहीं घूमते हैं या हर टाइम नगद में रखते, बल्कि उसका कुछ पार्ट हम अपने पास कैश फॉर्म में रखते हैं और बाकी को हम क्या कर सकते हैं, बैंक के डिपॉजिट्स में रख सकते हैं। हालांकि इसने उस बात की उसको नहीं लिया है बैंक डिपॉजिट्स को अपनी इक्वेशन के अंदर, बट वो कहते हैं कि जितना हमें उसमें परचेज करनी है गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक ही टाइम में हम सारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज नहीं कर लेते हैं, तो फ्रैक्शनली हम उसको करते हैं। तो फ्रैक्शनली जब जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उतना अमाउंट अपने पास नगद रूप में रखते हैं। इसीलिए इसने कहा द पार्ट ऑफ टी पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी सेम चीज़ बता रही है कि प्राइस लेवल में और क्वांटिटी ऑफ मनी में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव और प्रोपोर्शनल रिलेशन है। मतलब कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, यानी मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो कीमत स्तर बढ़ेगा, और अगर मुद्रा की मात्रा कम होगी तो कीमत स्तर भी कम होगा। अब जो फिशर की इक्वेशन है और रॉबर्टसन की इक्वेशन है, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है, तो हम एक कंपैरिजन से बता सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है। जहां रॉबर्टसन की इक्वेशन जो अभी हमने की है P इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई के टी है, वहीं फिशर की इक्वेशन में P इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई टी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, m और m सेम है, t और t सेम है, यहाँ पर k है और यहाँ पर क्या है हमारे पास v है, तो एक तरह से जो हमारा v है वो 1/k के इक्वल है। ठीक है, सीधी सी बात है, v यानी कि वैल्यू, जो फिशर की इक्वेशन है, फिशर की इक्वेशन में v क्या था, अगर आपको ध्यान है, जो फिशर की इक्वेशन का बार बार यहाँ पर जिक्र आ रहा है, क्योंकि हम अगर इन दोनों को समझना चाहते हैं कैश बैलेंस इक्वेशन को, तो हमें फिशर की इक्वेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो v वेलोसिटी ऑफ मनी यहाँ पर रहता है। तो जो फिशर की इक्वेशन है उसके हिसाब से जो v है वो क्या आ गया, 1/k। k क्या था हमारा, कि t का वो पार्ट जिसे हम अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारी ये डिमांड होगी उतनी ही क्या होगी, k की जो वेलोसिटी है वो उतनी ही, मतलब k के साथ इन्वर्स रिलेशन है, वो ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर है कि जो फिशर की इक्वेशन है उसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिशर की इक्वेशन में किस चीज़ की इंपॉर्टेंस थी, मनी सप्लाई की इंपॉर्टेंस है, जबकि रॉबर्टसन की इक्वेशन में किस चीज़ को इंपॉर्टेंस मिली है, 1/k। k क्या है कि जितनी हमारे पास लेन देन की के लिए हमें जितना कंजप्शन करना है उसका कितना पार्ट हम अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, यानी जितने गुड्स एंड सर्विसेज को हमें परचेज करने हैं उसके लिए हम कितना आय का भाग अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं। तो क्या आ गई, यानी कैश बैलेंस आ गई, मतलब कि मनी डिमांड आ गई। तो मनी डिमांड की इंपॉर्टेंस है, जबकि जो फिशर की इक्वेशन में है वहाँ पर क्या है, v वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की कितनी पूर्ति है इकोनॉमी के अंदर, ये उसका पार्ट है v। तो वहाँ पर किसको महत्व मिला है, मुद्रा की पूर्ति को महत्व मिला है। अब केन्स की इक्वेशन भी, केन्स ने भी कैश बैलेंस इक्वेशन दी थी, क्योंकि केन्स भी एक कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है और पहले केन्स भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर बिलीव करता था। बाद में केन्स ने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी दी है, बट वो उसकी जब उसकी जो विचारधारा है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसकी विचारधारा में, तो वो बदली है। अदरवाइज केन्स की भी पहले इनिशियली केन्स ने भी अपनी कैश बैलेंस इक्वेशन दी थी और इस बुक में दी थी जिसका नाम था ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स। जो ये इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू p इंटू के प्लस आर के डैश। यहाँ पर जो n है वो करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कितनी सर्कुलेशन में करेंसी है, मतलब एक तरह से सप्लाई हो गई।
सप्लाई ऑफ मनी हो गई, और पी जो है वो है प्राइस है, और के है पार्ट ऑफ कंजप्शन यूनिट विच पीपल वांट टू कीप इन द कैश, कितना अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, और के डैश क्या था, पार्ट ऑफ कंजप्शन यूनिट पीपल वांट टू कीप इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, कि जितना वो बैंक डिपॉजिट्स में रखना चाहते हैं, ठीक है। और आर क्या है, द कैश रिजर्व रेशो, बैंक के पास जो डिपॉजिट जाएगा बैंक उसका कितने पास अपने पास नगद रूप में रखना चाहेंगे, ये इसका मतलब है। तो यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम पूरी इक्वेशन के अंदर रिलेट किसको कर रहे हैं, पी को कर रहे हैं, किससे, क्वांटिटी ऑफ मनी से। तो पी क्या आ जाएगा, पी को हम इक्वल के इसी साइड रखेंगे और बाकी पार्ट को उधर ले जाएंगे, तो एन के डिवाइड में आ गया, क्या आ गया, के प्लस आर एन डिवाइड बाई के प्लस आर इंटू के डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा के डैश और आर कांस्टेंट रहे तो यहाँ भी रिलेशन क्या आ रहा है कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली पॉजिटिवली एंड प्रोपोर्शनली रिलेटेड है किसके साथ, एन यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मनी इन सर्कुलेशन के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है उसके बारे में कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरी इक्वेशन है बेसिकली फिशर इक्वेशन की तरह ही क्या चीज़ को रिलेट कर रही है, प्राइस लेवल को रिलेट कर रही है या वैल्यू ऑफ मनी को रिलेट कर रही है, किससे, क्वांटिटी ऑफ मनी से, कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा के मूल्य में या कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है। तो उसी को हम इस पिक्चर से शो कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये मनी है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है प्राइस लेवल भी वैसे वैसे इंक्रीज होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी के साथ प्राइस लेवल का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। वो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।